कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज्ञा समर की बाहों में पिघल रही थी कि तभी दीपा की आवाज़ आई। आज्ञा, ये कुछ लेने आए हैं, आकर बात करना। दोनों जैसे नींद से जागे। आज्ञा खुद को छुड़ाते हुए बोली, आई दादी। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और दादी के पास आ गई। कुछ लोग आए थे। आज्ञा ने उन्हें पूछकर जो उन्हें चाहिए था दे दिया। समर भी नीचे आ गया। आज्ञा उससे नज़रें चुराती रही। कुछ देर बाद समर चला गया। अंतरा भी अंगद के साथ निखिल के क्लिनिक आई। अंतरा सलोनी और अंगद निखिल के लिए गिफ्ट लाया था। सलोनी पढ़ाई खत्म करके निखिल के पास लग गई थी। वो सीधे निखिल के कमरे में गए। निखिल अकेला ही था। अंतरा ने पूछा, सलोनी कहाँ है? उसका कमरा उस तरफ है, निखिल ने इशारा करते हुए कहा। अंगद जी, आप यहीं रुकिए, मैं सलोनी से मिलकर आती हूँ, कहकर अंतरा सलोनी के पास चली गई। मौका पाकर निखिल अंगद के पास आया और उसे छेड़ते हुए बोला, और सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? तुम भी सलोनी से शादी करके जा आना, फिर पता चल जाएगा कि कैसा होता है हनीमून। अंगद बोला, यार मैं तो उससे कहता हूँ, वो अपने पापा से डरती ही बहुत है। उसके पापा आर्मी में थे, सो स्ट्रिक्ट बहुत है। उसकी बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। हनीमून की तो रहने ही दो, निखिल बोला। अंतरा और सलोनी में भी यही बात हो रही थी। अंतरा बोली, तुम भी यार कमाल करती हो, प्यार करने से डरी नहीं, बताने से डर रही हो। कभी ना कभी तो बात करनी ही होगी। ना बाबा, मैं तो बिल्कुल बात नहीं कर सकती, वो मुझे मार ही डालेंगे, सलोनी बोली। अच्छा तो मैं बात करूं? मैं कह दूंगी कि एक लड़का है मेरी नज़र में, वो मेरे हस्बैंड का दोस्त है जिसके दफ्तर में तुम काम करती हो। अंतरा ने सुझाया। ये कर सकते हैं, लेकिन तू जीजा जी को साथ ले जाना। जीजा जी का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अकेले गई तो पापा सोचेंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है, फिर तुम सोच भी नहीं सकती हम दोनों का क्या हाल होगा। सलोनी बोली, मेरी एक बात समझ नहीं आती कि इतने स्ट्रिक्ट पापा के होते हुए तू इतनी चुस्त चालाक कैसे हो गई? तुझे तो डरपोक भोली सी होना चाहिए था। अंतरा बोली, वो बात नहीं है, असल में मेरे पापा हर बात पर स्ट्रिक्ट नहीं हैं। उन्होंने ही मुझे बोल्ड बनाया है और बचपन से सिखाया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। हर मौके का सामना करना सिखाया है। बस वो लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ऐसी शादियां ज़्यादा नहीं टिकती। सलोनी बोली, ये तो लड़का लड़की पर निर्भर करता है। अब हमारे दादा दादी मम्मी पापा सबकी लव मैरिज ही हुई है, अच्छी निभ रही है। हाँ, ये बात तो है कि हर कोई उनकी तरह प्यार नहीं कर सकता। अंतरा सोचते हुए बोली, तू मेरी छोड़, अपनी बता, कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? उसने अंतरा को छेड़ते हुए पूछा। बहुत ही अच्छी, सच में अंगद बहुत ही अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, बिना कहे ही हर चीज़ ला देते हैं। मैं भी उनकी हर बात मानती हूँ। लड़ाई भी होती है, पर जब एक को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो दूसरा चुप हो जाता है। बस ऐसे ही कट रही है। वो बातें कर ही रही थी कि दोनों का फ़ोन बजने लगा। अंतरा को अंगद का और सलोनी को निखिल का फ़ोन आया था। हेलो, हाँ जी, क्या बात है, अभी से मिस करने लगे? अंतरा ने अंगद को छेड़ा। हाँ, क्या करूँ, तेरी आदत हो गई है, ज़रा सा दूर जाती हो तो दिल घबराने लगता है, बीपी शुगर सब घट जाता है। अंगद बोला, वाह भाई, बड़ी आशिकी सूझ रही है। अच्छा बताओ, फ़ोन क्यों किया? अंतरा ने प्यार से पूछा। सलोनी को निखिल ने अपने कमरे में आने को कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और वो अंतरा की तरफ देख रही थी। तुम दोनों यहाँ आ जाओ, मिस यू, कहकर अंगद ने भी फ़ोन बंद कर दिया। सलोनी ने अंतरा को देखकर कहा, अब चलो भी, तुम दोनों की बातों से मैं तो जल भून गई। निखिल कभी ऐसे बात नहीं करते, बस मतलब की बात करते हैं, फ़ोन रख देते हैं। ये भी पहले ऐसे ही थे, शादी के बाद फ़र्क पड़ जाता है। तू भी देखना, ये भी बदल जाएंगे। अंतरा की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। वो निखिल के कमरे में आए तो अंगद ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया और बोला, निखिल कह रहा है कि शादी के बाद हम इसके पास पहली बार आए हैं तो ये खाने की ट्रीट देना चाहता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए। निखिल ने पहले ही टेबल बुक करा लिया था। अंतरा सलोनी के साथ बैठने लगी तो अंगद ने पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। वो धीरे से बोला, यार मेरा नहीं तो कम से कम उनका तो ख्याल करो, उन्हें भी बाहर आने का कहाँ मौका मिलता है। अंतरा को उसकी बात ठीक लगी। अंगद उसकी कमर में हाथ डालकर बैठ गया।
जब से शादी हुई ये अंगद की आदत हो गई थी। वो जब भी साथ बैठते तो अंगद उसका हाथ पकड़ कर रखता या फिर उसकी कमर में हाथ डाल कर रखता। अंगद जी, सलोनी कह रही थी कि इसके पापा इनकी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लव मैरिज से नफरत है। तो अगर ये खुद कहेंगे तो इनकी शादी कभी नहीं होगी। तो क्यों ना हम दोनों जाकर इनकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दें, अंतरा बोली। क्या, हम दोनों कैसे? अंगद ने हैरान होकर पूछा। निखिल भी हैरानी से उसे देखने लगा। सिंपल सी बात है, वो मुझे पहचानते हैं। आप मेरे साथ इनके घर चलना, फिर मैं बातों बातों में कह दूंगी कि आपके डॉक्टर दोस्त के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। बस फिर उनसे सलोनी के इससे शादी की बात कर लेंगे, अंतरा ने समझाया। तुमने तो कह दिया सिंपल है। मुझे तो वो पुरानी फिल्मों वाला रिटायर्ड पापा की याद आ गई जो बेटी का हाथ मांगने आए लड़के और उसके दोस्तों पर बंदूक तान लेते हैं। अगर इन्होंने भी ऐसे ही किया तो, अंगद बोला। अंगद जी, आप इतने हैंडसम, इंटेलिजेंट और बहादुर हैं, उस पर एसीपी भी हैं। आप एक बूढ़े रिटायर्ड आर्मी अफसर से डर जाएंगे? अंतरा ने तीर मारा और तीर सीधा निशाने पर लगा। किसने कहा कि मैं डरता हूँ? मैं तो पुरानी फिल्मों की बात कर रहा था। यार, वो तो मुझे देखकर ही हाँ कर देंगे। निखिल को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी तारीफ सुनकर अंगद बोला। थैंक यू यार, तुम लोगों का ही सहारा है। इसी वक्त के लिए लोग दोस्त बनाते हैं। मुझे मान है कि तुम मेरे दोस्त हो, निखिल बोला। हाँ जी जीजा जी, अब तो आपका ही सहारा है। आपको देखकर पापा बहुत खुश होंगे। उन्हें देश की सेवा करने वाले लड़के पसंद आते हैं। उनका बस चले तो वो मेरी शादी भी आर्मी वाले से कराते। अगर मुझे निखिल से प्यार ना होता तो मैं खुशी खुशी उससे शादी कर लेती। पर अब, सलोनी अंगद से बोली, हमारी अब 1-2 छुट्टियां ही रह गई हैं। हम कल तुम्हारे घर हो आते हैं, ठीक है ना? अंतरा बोली। हाँ ठीक है, तुम लोग कल मेरे घर खाने पर आ जाना। मैं छुट्टी ले लूँगी और मम्मी से कह दूँगी कि मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है, सलोनी बोली। खाना खाकर सब अपने घर आ गए। अगले दिन वो लोग सलोनी के घर गए। सलोनी और उसके घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके पापा अंगद से मिलकर बहुत खुश हुए। अंतरा से तो वो पहले ही मिले हुए थे, सो आज वो सिर्फ अंगद को देख रहे थे। उन्हें अंगद की आर्मी वाली जैसी फिट बॉडी अच्छी लगी। वो सोच रहे थे कि अगर सलोनी के लिए भी ऐसा ही लड़का मिल जाता तो कितना अच्छा होता। फिर वो उससे बात करने लगे। अंतरा पहले सलोनी और उसकी मम्मी के पास किचन में चली गई थी, फिर चाय नाश्ते के साथ लिविंग रूम में आकर बैठ गई। कैसी हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? अंकल ने पूछा। सभी ठीक है अंकल जी, अंतरा बोली। अंगद से बात करके अच्छा लगा। अच्छा लड़का है, गुड। ऐसा ही पार्टनर सलोनी के लिए भी ढूंढ दो। आंटी ने अंकल के दिल की बात कह दी। फिर आंटी और सलोनी किचन में वापस चली गईं खाना बनाने में हेल्प करने। आंटी, अंकल, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे। असल में इनका एक दोस्त है, डॉक्टर है, अपना हॉस्पिटल है, हैंडसम है, इनके जितनी ही उम्र है, पर अपनी उम्र से ज़्यादा तरक्की की है उसने, अंतरा बोली। अच्छा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, दिखने में कैसा है? अंकल ने पूछा। मैंने बताया ना अंकल जी, हैंडसम है। एक बात और बताऊं अंकल, अपनी सलोनी उसी के हॉस्पिटल में काम करती है। मैंने ही उसे वहाँ लगवाया था। अंतरा धीरे से ऐसे बोली मानो सलोनी से छुपा कर बात कर रही हो। तो क्या तुम्हें सलोनी ने कहा है बात करने को या उस लड़के ने कहा है? अंकल का मूड एकदम से खराब हो गया। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा। नहीं अंकल जी, उन दोनों को तो पता ही नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं। असल में डॉक्टरी की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि प्यार वार के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ये दोनों भी ऐसे ही हैं। हम दोनों उनके बारे में बात कर रहे थे तो सोचा इनकी आपस में ही शादी करा देते हैं। मैंने सोचा कि सलोनी को इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, अंतरा बोली। फिर तो ठीक है, मैंने सोचा एक ही जगह काम करते हैं तो शायद एक दूसरे को पसंद करते हों, अंकल बोले। अरे नहीं अंकल जी, अब हमें ही देख लो, ये हॉस्पिटल में है और मैं पुलिस में, पर हमने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी की है। इसी तरह हमारे फ्रेंड है, अंगद बोला। उसे अंतरा ने पहले ही बता दिया था कि सलोनी ने अपने पापा को यही बताया है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि अगर वो लव मैरिज कहती तो वो जाने भी नहीं देते। गुड, हाँ, इसलिए ही तो मैंने उसे अंतरा से दोस्ती करने दी है। वैसे वो लड़का दिखता कैसा है? अंकल के पूछने पर अंगद ने निखिल की फ़ोटो दिखा दी। उन्हें निखिल पसंद आ गया। उन्होंने सलोनी की मम्मी को आवाज़ लगाई, मिसेस सिंह इधर आना ज़रा। वो अंकल की आवाज़ सुनकर किचन में उसी वक्त आए। हाँ जी, क्या बात है जी?
ये देखना, ये अंगद का दोस्त है, डॉक्टर है। जिस हॉस्पिटल में सलोनी काम करती है ना, वो हॉस्पिटल उसी का है। मुझे तो लड़का ठीक लग रहा है, सलोनी के पापा बोले। हाँ ये ठीक है, डॉक्टर है, ऊपर से हैंडसम भी है, अपनी सलोनी के साथ बहुत जचेगा, सलोनी की मम्मी फ़ोटो देखते हुए बोले। बेटा, इसके पेरेंट्स को पता है क्या? उन लोगों से बात की है तुमने? वो कैसा रिश्ता चाहते हैं? लालची तो नहीं है? मैं दहेज लेने देने दोनों के खिलाफ हूँ। हाँ, अपनी मर्जी से जो मर्जी दे दूँ, अंकल ने पूछा। नहीं अंकल जी, हमने सोचा पहले आपसे पूछ ले, फिर उनसे बात करेंगे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप हमें बताएं क्या करना है। हम तो बच्चे हैं, इस सब के बारे में इतना पता नहीं है, अंतरा बोली। ऐसा करना, उनके घर जाकर उनसे बात कर लेना, सलोनी की अच्छी सी तस्वीर ले जाना, उन्हें दिखा देना, उन्हें बता देना कि इसका एक बड़ा भाई भी है, वो आर्मी में है, आजकल पुणे में है। अच्छा, लड़के के परिवार में कौन कौन है? अंकल बोले। जी वो अकेला है, उसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई है, वो अमेरिका में रहती है, अंगद बोला। जब एक हॉस्पिटल था तो इसने ये अलग हॉस्पिटल क्यों खोला? अंकल को शक हुआ कि कहीं लड़का अपने माँ बाप से अलग तो नहीं रहता। उसके पेरेंट्स हड्डियों के डॉक्टर हैं और उन्होंने हड्डियों का हॉस्पिटल खोला हुआ है, जबकि निखिल ने मेडिसिन में एमडी की है, उसने बड़ा हॉस्पिटल खोला है, उसमें हर बीमारी का अलग डिपार्टमेंट है, अंगद बोला। ओह गुड, चलो उनसे जाकर बात कर लेना, अंगद बोले। तभी वहाँ सलोनी आ गई और बोली, चलिए खाना खा लीजिए। फिर उन लोगों ने खाना खाया। जब वो वापस आने लगे तो आंटी ने उन्हें गिफ्ट दिए। आंटी जी, ये सब क्या है? इनकी क्या ज़रूरत थी? अंतरा बोली। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम लोग क्यों हमारे लिए ये मिठाई और गिफ्ट लेकर आए? उनकी भी क्या ज़रूरत थी? सुनो बेटा, ये तो एक रस्म होती है, जब भी बेटी या बेटा शादी के बाद अपने पार्टनर्स के साथ पहली बार घर आता है तो घर के बड़े उन्हें गिफ्ट और शगुन देते हैं। ये उनके सुखी जीवन के लिए बड़ों का आशीर्वाद होता है, आंटी बोली। सलोनी ने नौकर को बुलाकर सामान उनकी कार में रखवा दिया, फिर वो चले गए। अंगद, मेरे घर चलें, दादा दादी से मिले काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, अंतरा ने रास्ते में पूछा। चलो यार, इसमें पूछने की क्या बात है, कहकर अंगद ने कार ओबराय मेंशन की तरफ मोड़ दी। सलोनी के मम्मी पापा अच्छे लोग हैं, सलोनी ने यूं ही पापा की इमेज खराब कर रखी है, मुझे तो ज़रा भी कड़क नहीं लगे। आप भी यूं ही डर रहे थे, अंतरा बोली। डरता कौन है, मैं तो उन्हें इज्जत दे रहा था, वैसे भी वो मेरी पर्सनालिटी देखकर कुछ नहीं बोले, नहीं तो गुस्सा तो आया था उन्हें एक दो बार। अंगद अपना स्टाइल और अपनी तारीफ़ करने नहीं भूलता। हाँ बाबा, आपका ऑरा ही ऐसा है, हर कोई दीवाना हो जाए, फिर वो तो अंकल ही थे, अंतरा बोले। आय हाय, क्या बात है, बड़ी तारीफ़ कर रही हो, दिल खुश कर दिया, उसने कहकर कार साइड में रोक दी। अरे क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? मैं उतर कर जाऊँ, घर आ गया है, अंतरा ने बाहर देखते हुए पूछा। कार गेट से कुछ दूरी पर रुकी थी। अब तुमने इतनी तारीफ़ की है, शुक्रिया तो अदा कर दूँ, कहकर उसने अंतरा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे किस करने लगा। फिर अंतरा ने रोका, तब रुका, फिर वो गेट खुलवा कर अंदर चले गए। राहुल और विक्रम लिविंग रूम में ही बैठे थे, उन दोनों को देखकर वो खुश हो गया। अंतरा भागकर उनके गले लग गई, उनका शोर सुनकर सिया भी ऊपर से आ गई, वो भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। अरे अंतरा, आ गई बेटा, मैं 2 दिन से तुम्हारी वेट कर रही थी, कैसी हो बेटा? सिया बोली। ठीक हूँ दादी जी, आपको पता है आज हम सलोनी के घर गए थे, उसने हमें खाने पर बुलाया था। हमने ना निखिल और सलोनी की शादी की बात उसके घर वालों से की। जानते हो दादी जी, उसके पापा ना लव मैरिज के खिलाफ हैं, इसलिए हमने ऐसे दिखाया मानो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते और हम लोग इनकी अरेंज मैरिज करा रहे हों, अंतरा ने कहा। ये तो तुमने अच्छा किया, तुम्हें पता है ये भी अपने खानदान की रीत है। मैंने और तेरे दादाजी ने भी ऐसे ही अपने दोस्तों की शादी कराई थी, उसके बाद विक्रम और जूही ने भी अपने फ्रेंड्स की ऐसे ही हेल्प की, मैंने भी उनका साथ दिया था, सिया बोली। बढ़िया है, अब तुम लोग भी ये काम कर रहे हो, जिस काम से किसी का भला हो वो तो काम कर लेना चाहिए, उसमें चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, राहुल बोला। कुछ देर बात करके अंतरा सिया के साथ उसके बेडरूम में चली गई, क्योंकि अब सिया से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता था, उम्र जो हो गई थी। अंगद राहुल और विक्रम के साथ बैठा पुराने केस सुन रहा था, राहुल और विक्रम अपने केस सुना रहे थे, बीच बीच में अंगद भी अपना कोई ना कोई किस्सा सुना देता।
फिर शाम को वो लोग वापस अपने घर आ गए। अंतरा अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अंगद को निखिल का फ़ोन आया। अंतरा भी सुनने के लिए रुक गई। हेलो, क्या बात है सर जी, आपने मुझे फ़ोन किया, मैं तो धन्य हो गया, अंगद ने मजाक करते हुए कहा। ये नौटंकी छोड़ और बता कि तुम लोग सलोनी के घर गए थे, वहाँ क्या हुआ? उसके पापा ने कुछ कहा तो नहीं? निखिल की सोच सोच कर जान निकली जा रही थी कि क्या हुआ होगा। ओके बाबा, सुन, हमने दाना डाल दिया है, अब कबूतर चुंगता है या नहीं ये तेरे पेरेंट्स पर निर्भर है, अंगद बोला। यार प्लीज, ये तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, ये पहेलियाँ किसी और दिन बुझाना, आज नहीं। तू मुझे सिंपल हिंदी या इंग्लिश में बता कि क्या हुआ, निखिल बोला। ओके, तो बात यह है कि हमने उसके पेरेंट्स से बात की थी, उन्हें तुम पसंद आ गए हो। उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से पूछें कि उनका इस रिश्ते के बारे में क्या कहना है, फिर उनकी आपस में बात कराएं, अंगद ने बताया। शुक्र है, मैं तो डर ही गया था, तू भी पता नहीं क्या दाना और क्या कबूतर। चल, अपने पेरेंट्स को तो मैंने सलोनी के बारे में बता ही रखा है, तुम लोग कल आ जाना और सारी बात समझा देना, निखिल बोला। अब मैं सिर्फ तेरा दोस्त ही नहीं हूँ कि तूने कह दिया मैं आ जाऊँगा। सलोनी ने मुझे स्पेशल इनवाइट किया था, इसी तरह तू भी अंतरा को इनवाइट करके खाने पर आइए, तब मैं उसके साथ आऊँगा, समझे, अंगद बोला। ओह ठीक है, अब शादी करवानी है तो करना ही पड़ेगा। चल ठीक है, मैं भाभी को फ़ोन करता हूँ, निखिल बोला। चल, दोस्ती के नाते तेरे साथ ये रियायत कर देता हूँ, ये ले कर ले बात, अंतरा से कहकर अंगद ने अंतरा को फ़ोन दे दिया। भाभी जी, आप लोग कल हमारे घर खाने पर आइएगा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, निखिल मुस्कुराता हुआ बोला। अरे निखिल भैया, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, हम आ जाएंगे, अंतरा बोली। अरे भाभी, अब तो आपकी चापलूसी करनी ही पड़ेगी, आप मेरी ज़िंदगी जो बना रही हैं, निखिल बोला। अगले दिन वो लोग निखिल के घर गए और उसके मम्मी पापा को सारी बात बताई। आंटी, अंकल जी, असल में सलोनी के पापा को लव मैरिज से एतराज़ है, सो हमें ये नाटक करना पड़ा कि हम अरेंज मैरिज ही करा रहे हैं। अब आपको भी यही शो करना है कि आपको सलोनी के बारे में हमसे ही पता चला, अंगद बोला। अरे बेटा, हमें तो इतना ही बहुत है कि आखिर निखिल शादी कर रहा है। हमें तो यही डर लगा रहता था कि पता नहीं ये शादी करेगा भी या नहीं। तुम फिक्र ना करो, जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे, निखिल की मम्मी बोली। फिर उन्होंने अगले संडे का दिन तय किया सलोनी के घर जाने के लिए। अंगद ने सलोनी के पापा से भी बात कर ली थी। इस तरह उनकी शादी भी तय हो गई। अंतरा और अंगद खुश थे कि उन्होंने ये काम किया। अंगद जी, मैंने अक्सर देखा है कि लोग प्यार में अंधे होकर अपने घर वालों के खिलाफ हो जाते हैं, जबकि मेरा सोचना है कि माँ बाप जो करते हैं वो ठीक ही होता है। आजकल कितने केस हो रहे हैं जिसमें लड़के लड़कियाँ अपने पेरेंट्स से चोरी लिव इन रिलेशन में रहते हैं या शादी भी कर लेते हैं, फिर पेरेंट्स के डर से एक जना दूसरे की हत्या कर देता है। इससे अच्छा है अपने पेरेंट्स की बात ही मान लो, अंतरा बोली। ये हमेशा से होता आया है, खैर छोड़ो, अब सब ठीक हो गया है। तुम ये बताओ कि तुम खुशखबरी कब सुनाओगी, अंगद ने उसे छेड़ते हुए कहा। अंगद जी, आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो, मैं आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ, और आप, अंतरा शर्मा गई पर झूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली। जनाब, मैं भी तो आजकल के बच्चों की ही बात कर रहा हूँ, फ़र्क ये है तुम लोगों के बच्चों की बात कर रही हो और मैं खुद देखना चाहता हूँ कि अपने बच्चे होंगे तो कैसे होंगे। अंगद ने उसके चेहरे का लाल रंग देखकर उसे और छेड़ा। समर का कॉलेज खत्म हो गया था, उसने कॉलेज में टॉप किया था, किसी को पता नहीं था कि ये आज का मशहूर हैकर शोशो है। उसका और आज्ञा का प्यार चोरी चोरी परवान चढ़ रहा था, उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। ऐसे ही एक दिन राहुल ने अंगद को फ़ोन किया। हेलो अंगद, ठीक हो बेटा, अंतरा कैसी है? पैरी पौना दादाजी, यहाँ सब ठीक है, आप बताओ आप मुझे कैसे याद किया, अंगद ने पूछा। जीते रहो बेटा, वो क्या है कि अंतरा का बर्थडे आने वाला है, बचपन से इसके दूर होने के कारण हम ज़्यादा खुशियाँ मना नहीं पाए, सो हम चाहते हैं कि हम उसका बर्थडे इसी घर में जैसे इसके बचपन में मनाते थे वैसे ही मनाएं, राहुल बोला। ठीक है दादाजी, आपकी पोती है, आप जैसा चाहें वैसा करें, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंगद बोला। बेटा, कहते हैं ना कि शादी हो जाए तो बेटी पराई हो जाती है, ऐसा इसलिए ही कहते हैं कि डर लगता है कि जवाई नाराज ना हो जाए। बेशक हमसे वैसा रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम्हारी शादी के बाद उसका पहला बर्थडे है, हमें लगा शायद तुमने कुछ सोच रखा हो, इसलिए तुमसे पूछा, सिया बोली।
दादी जी, अगर मेरा कोई प्लान भी होता तो वो आपके प्यार के आगे कुछ नहीं है। आप बस हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? अंगद ने पूछा। तुम बस सही समय पर अंतरा को लेकर आ जाना, राहुल बोला। ठीक है दादाजी, कहकर अंगद ने फ़ोन रखा। उसे तो याद ही नहीं था कि अंतरा का बर्थडे आने वाला है। अब उसे भी कुछ करना होगा। उसने भी सोच लिया था कि उसे क्या करना है। ओबराय मॉनसन, राहुल, सिया, विक्रम, समर, राज और ललित सभी बैठकर गेस्ट की लिस्ट बना रहे थे। विक्रम ने राशिश, सुशील, प्रेम को फ़ोन किया। सिया ने दीपा को फ़ोन करना था तो समर बोला, दादी मैंने अंतरा दी के लिए आज्ञा से कुछ बनवाया है, सो मैं वहाँ जाऊँगा तो उन्हें कह दूँगा। अच्छा, ये ठीक रहेगा। तुम जाओगे तो अच्छे से बता देना, कहीं कोई कमी ना रह जाए। बाकी सलोनी को भी कह देना, सिया बोली। ठीक है दादी, मेरा एक ही फ्रेंड है प्रिंस, मैं उसे भी कह दूँगा। अब मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूँ, कहकर वो आज्ञा से मिलने चला गया। उसने आज्ञा की दुकान के बाहर कार रोकी। आज्ञा ने कार की आवाज़ से ही पहचान लिया कि समर आया है। उसने लड़कियों से नज़र बचाकर खिड़की से नीचे देखा, फिर बेफिक्री से बोली, समर आया है, और ऐसे जताया मानो उसे कुछ लेना देना ही ना हो। समर पहले दीपा से मिला और फिर आज्ञा को आवाज़ लगाई। आज्ञा अपनी बढ़ी हुई धड़कन को छुपाते हुए नीचे आई। उसने समर को हेलो कहा। समर ने भी सिर हिलाया और उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। समर बोला, असल में बात ही ऐसी है, मम्मा ने कहा था कि दोनों को बिठाकर अच्छे से बताऊं। तो बात यह है कि 2 दिन बाद दीदी की बर्थडे पार्टी है, अपने घर पर ही है। मम्मा ने कहा है कि आप लोग ज़रूर आना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ज़रूर आएंगे, सिया से कह देना, दीपा बोली। आज्ञा, तुमने वो गार्डन बना दिया था जो मैंने कहा था? उसने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, लगभग तैयार है, कोई कमी पेशी हो तो देख लेना, आज्ञा बोली। कमी पेशी अभी दिखा दो, 2 दिन रह गए हैं, मैं सीधा लेकर उन्हें दे दूंगा, समर बोला। वो तो घर पर पड़ा है, आज्ञा ने मुंह बनाकर कहा। तो घर कौन सा लंदन में है, जा इसे ले जाकर दिखा दे, दीपा बोली। वो दोनों तो यही चाहते थे, उनका घर गली में था, सो उन्हें चलकर जाना था, तो समर कार वहीं छोड़कर आज्ञा के साथ पैदल चल दिया। घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसते ही समर ने आज्ञा को गले से लगा लिया और बोला, पता है आज हमें मिले 2 महीने हो गए हैं, आखिर कब तक ये सब चलेगा? सोचता हूँ सबको बता दूँ, वो लोग भी तो यही चाहते हैं। अजीब बात है, जब हमें एक दूसरे से प्यार नहीं था तो ये हमें मिलाना चाहते थे, और अब कोई नाम ही नहीं लेता। मुझे तो इन बड़ों की समझ ही नहीं आती। तुमने वो कहावत सुनी है, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना? बस हमने वही किया है। वैसे भी हमने नहीं, तुमने किया है। जब उन्होंने कहा था तब कहते ये मेरी टाइप की नहीं है। अब क्या मैं तुम्हारे टाइप की हो गई? दिल करता है ना कि तुम्हें ढेर सारी गालियाँ दूँ, आज्ञा बोली। दे दो, मुझे मंजूर है। अच्छा छोड़ो, वो गिफ्ट दिखाओ, अब इतने दिनों बाद मिले हैं तो मैं लड़ना नहीं चाहता, समर बोला। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैं लड़ रही हूँ? एक तो गलती करते हो, उस पर मुझे लड़ाकू कहते हो। मैं लड़ाकी हूँ ना, तो क्यों करते हो मुझे बात बात पर हक? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, उसी से करो जो तुमसे प्यार से बोले, वो तुम्हारी सोनिका। जाओ, आज्ञा मुँह फेरते हुए बोली। अरे यार, ये सोनिका बीच में कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है ना, मैं उसे बुलाता भी नहीं। अब देख लो, लड़ने वाली बातें करती हो और कहती हो मैं तुम्हें लड़ाकी कहता हूँ। समर को भी सोनिका का नाम सुनकर गुस्सा आ गया, वो भी मुंह फेर कर खड़ा हो गया। दोनों पीठ से पीठ जोड़े खड़े थे, दोनों को हंसी आ गई। चलो सॉरी, अब नहीं लड़ती, आज्ञा ने कान पकड़ कर कहा। ठीक है, मेरी तरफ से भी सॉरी, कहकर समर ने उसे बाहों में भर लिया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था लेकिन वो कार में ही रह गया, जाते वक्त ले लेना, उस दिन यही पहन कर आना। चलो बाबा, गिफ्ट उठा लो, इतना टाइम हो गया, दादी शक करेंगे, कहकर आज्ञा उसकी बाहों से निकल कर अंदर गिफ्ट लेने चली गई। उसने वो कवर किया हुआ गिफ्ट उठाया और चल दी। समर ने वो उससे पकड़ लिया। फिर आज्ञा ताला लगाकर उसके साथ दुकान पर आ गई। दादी जी, मैं चलता हूँ, आप ज़रूर आइएगा, कहकर समर कार की तरफ चल दिया। दादी, मैं रखवा कर आती हूँ, कहकर आज्ञा उसके पीछे भाग ली। उसने गिफ्ट कार में रखवाया। फिर समर ने कार से एक पैकेट उसे दिया। उसने देखा उसमें हल्के हरे और ऑरेंज रंग का लहंगा था। वो लिफाफा ले आई। अरे ये क्या ले आई? दीपा ने पूछा। दादी, सिया दादी ने मेरे लिए भेजा है कि मैं उस दिन पार्टी में पहन कर जाऊँ, आज्ञा इठलाते हुए बोली। वो मन में कह रही थी, सॉरी दादी, लेकिन ये झूठ है।
है भी और नहीं भी, ये समर लेकर आया है क्योंकि समर उनका पोता है, तो एक तरह से उन्हीं की तरफ से हुआ। चलो जो भी हो, सॉरी। अंतरा बेडरूम में बैठी सोच रही थी कि ये अंगद ज़रा भी रोमांटिक नहीं है। कल मेरा बर्थडे है और इसने कुछ नहीं किया। बर्थडे पार्टी भी मेरे दादा दादी दे रहे हैं, इसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। 11 बज गए हैं और जनाब स्टडी में मर्डर मिस्ट्री सुलझा रहे हैं। सोचते सोचते वो सो गई। उधर स्टडी में अंगद अंतरा को सरप्राइज़ देने की तैयारी में जुटा था। उसने स्टडी को फूलों से सजा दिया था। स्टडी रूम गुलाब, चमेली और रजनीगंधा फूलों से महक रहा था। उसने केक लाकर फ्रिज में रख दिया था। ये सब अंतरा से छुपाकर करना बहुत मुश्किल था। लखन और उसकी पत्नी ने भी उसकी बहुत मदद की थी। उसने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक और खाने के लिए अंतरा की फेवरेट कचौरियाँ भी मंगा ली थी। अब वो 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था। 12 बजने से 10 मिनट पहले वो अंतरा के पास गया और उसे जगाने लगा। अंगद जी, क्या बात है, सोने दो ना प्लीज़, अंतरा नींद में बोली। अंतरा डार्लिंग, सुनो ना, एक केस के सिलसिले में तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, उठो ना प्लीज़। मेरी जान, मेरी अच्छी अंतरा प्लीज़। अंगद ने जब उसे प्यार से जगाया तो वो उठ गई। चलो चलती हूँ। अंतरा बेचारी उठकर चल दी। ऐसे नहीं, पहले मुंह धोकर बाल ठीक कर लो, वीडियो कॉल पर कुछ दोस्त भी हैं, अंगद ने उसे बाथरूम में ले जाते हुए कहा। उसने उसका मुंह धुलवा कर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने को कहा और खुद बेडरूम में वेट करने लगा। अंतरा उसकी बात को सच मानती हुई तैयार हो गई, फिर उसके साथ ही स्टडी में आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो अंगद ने फ़ैन ऑन कर दिया। उस पर रखे फूलों की पत्तियां बरसात की तरह अंतरा पर गिरने दी और पत्तियों को खुद पर गिरते देखने लगी। उसने कमरे को देखा तो वो देखती ही रह गई। हर तरफ फूल ही फूल थे। फिर उसने पीछे मुड़कर अंगद की तरफ नम आँखों से देखा। अंगद ने उसे बाहों में भरकर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, कहकर उसने उसके होठों को हल्के से किस किया। अंतरा बस उसे देखे ही जा रही थी। अंगद ने उसकी आंखें साफ की और उसे केक के पास ले गया। दोनों ने 12 बजने का इंतज़ार किया। जैसे ही 12 बजा अंतरा ने केक काटा, दोनों ने डांस किया। ओ ब्राह्मण, सुबह से ही घर में अंतरा की बर्थडे पार्टी की तैयारी हो रही थी। सब कुछ काफ़ी सलीके से सजाया गया था। सिया ने गिफ्ट के तौर पर अंतरा और अंगद के लिए कपल ड्रेस तैयार की थी। वो दोनों शाम को वही पहनने वाले थे। समर ने आज्ञा को 10 फ़ोन कर लिए थे कि वो कब आएगी, लेकिन आज्ञा कुछ बता ही नहीं रही थी। शाम को घर में खूब चहल पहल थी। सारे मेहमान आ गए थे। अंगद के भैया और दादाजी भी आए थे। समर और विक्रम सबका स्वागत कर रहे थे। समर की नज़रें आज्ञा को तलाश रही थी। जैसे ही आज्ञा आई तो वो दीपा को पकड़कर विक्रम से बोला, पापा, मैं दादी को मम्मा के पास छोड़ कर आया, तू यहीं रुक, आंटी को मैं छोड़ आता हूँ और मुझे टॉयलेट भी जाना है, वहाँ भी हो आऊँगा, विक्रम बोला। हाँ समर बेटा, तुम यहीं रुको और सीखो कि कैसे क्या करना है, दीपा बोली। आज्ञा और समर मुँह से बनाकर रह गए। दीपा विक्रम से बात करते हुए आगे आगे चल दी। आज्ञा समर की तरफ मुड़ मुड़ कर देखते हुए उनके पीछे चल दी। अंगद और अंतरा के आते ही पार्टी शुरू हो गई। केक काटा गया, फिर गाना बजना शुरू हुआ। सबसे पहले अंतरा और अंगद का डांस हुआ, उसके बाद राहुल और सिया ने डांस किया। बेशक वो बूढ़े हो गए थे, पर आज भी सबसे ज़्यादा जच रहे थे। इस दौरान समर और आज्ञा में आंखों आंखों में बात होती रही। वो इशारे से उसे डांस के लिए बुलाता रहा। आज्ञा जब भी उठने लगती, दीपा उसे बैठा देती। जब लड़कियों की टोली नाच रही थी, समर ने उसे फिर इशारा किया। दादी, मुझे भी नाचना है, आज्ञा ने मुंह बनाकर कहा। अरे तू नहीं नाचेगी, वरना लोग कहेंगे कि दादी ने अमीर लड़के देखकर पोती को नचाया ताकि उन लड़कों को अपने जाल में फंसा सके। तुझे पता नहीं गरीबी कितनी बुरी है बेटी, दीपा बोली। दीपा, तू भी किस ज़माने की बात करती है? जा आज्ञा बेटे जा, मैं हूँ तेरे साथ, जा तू नाच ले, सिया बोली। तब तक वो लड़कियाँ नाच कर चली गई। दादी जी, अब किसके साथ नाचूं? लड़कियां तो चली गई, आज्ञा उदास होकर बोली। समर, इधर आ, सिया ने समर को बुलाया। समर का ध्यान उन्हीं की तरफ था। वो भाग कर आया। हाँ जी मम्मा, आपने बुलाया? उसने प्यार से पूछा। सुन, तू और आज्ञा भी एक डांस कर लो, ये कब से कह रही है। दीपा उसे जाने नहीं दे रही, सिया बोली। पर दादी, मैं इसके साथ कैसे, क्या डांस करूं? समर ने जानबूझकर नाटक किया। हाँ सच है, ये तेरे टाइप की नहीं है ना। हाँ,
चल तू जा अपनी टाइप की ढूंढ, मैं ऋषि या सचिन या विशु को कहती हूँ, वो तीनों ही इसके साथ नाचने को तैयार हो जाएंगे, सिया ने स्टाइल से कहा। अरे मेरी प्यारी मम्मा, आप तो यूं ही नाराज हो गए, चलो आज्ञा हम डांस करते हैं, कहकर समर ने आज्ञा को सबसे छुपाकर आंख मारी और उसे लेकर स्टेज पर पहुंच गया। उसने पहले ही गाना कह दिया था, गाना रोमांटिक था। वो दोनों डांस करते करते एक दूसरे में ही खो गए। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। वो एक दूसरे की बाहों में ऐसे नाच रहे थे मानो यहाँ वो दोनों ही अकेले हो। सिया और दीपा के साथ साथ सभी हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। डांस खत्म होते ही समर ने उसे बाहों में भर लिया और उसके कानों में कहा, आई लव यू। सब तालियां बजाने लगे। पार्टी खत्म हो गई थी, सभी मेहमान वापस जाने लगे थे। सिया ने दीपा और आज्ञा को रोक लिया था। अंतरा सलोनी के साथ गिफ्ट देख रही थी। तरह तरह के गिफ्ट मिले थे, ज़्यादातर बैग थे, कई बैग तो एक जैसे थे। अंतरा ने उनमें से कुछ सलोनी और आज्ञा को दे दिए। सबके जाने के बाद सिया ने समर को अपने पास बुलाया। समर आ गया। दीपा और आज्ञा भी सिया के पास ही बैठी थी। वो सिया के पास आकर बोला, हाजी मम्मा, इन्हें छोड़कर आऊँ? तुझे किसने कहा है इन्हें छोड़ने को? मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि जो तू कर रहा है वो ना कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। माना कि आज्ञा तेरे टाइप की नहीं है तो वो डांस वो सब क्या था? इसके सामने ही बात क्लियर कर। आज्ञा बेचारी को भी उल्लू बना रखा है। सिया उसे गुस्से से बोली। मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? डांस में क्या बुरा था? इतना तो अच्छा किया हमने, समर बोला। वो जो बहाने से उसे गले लगा रहा था वो सब क्या था? देख, इससे दूर रहना, सिया ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मा, पर मैं इसे प्यार करता हूँ, इससे दूर कैसे रह सकता हूँ? समर ने आखिर सच बता ही दिया। लेकिन तू तो कहता है कि तुझे इस जैसी लड़कियाँ पसंद नहीं है, क्यों दीपा? सिया ने दीपा से पूछा। हाँ, तुम तो कहते थे कि इस लड़की से शादी नहीं करनी, दीपा बोली। तब की बात और थी, अब मुझे ये पसंद है। प्लीज़ दादाजी, प्लीज़ मम्मा, समर बोला। ठीक है, अब घर में सिर्फ हम ही लोग हैं, स्टेज पर जाकर आज्ञा को प्रपोज कर, फिर मानेंगे, सिया बोली। समर ने उसी वक्त स्टेज पर जाकर प्रपोज किया। आज्ञा ने हाँ कर दी। सभी ने तालियां बजाने लगे। समर, प्यार तक तो ठीक है, लेकिन शादी के लिए तुम्हें 2 साल रुकना होगा। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, समर खुश होकर बोला। सब ने तय किया कि 2 साल बाद ही उनकी शादी करेंगे। 3 साल बाद एक प्यारी सी 1.5-2 साल की बच्ची सोफे पर अखबार देख रही थी। विक्रम उसे ध्यान से देख रहा था। तनु बेटा, क्या देख रही हो? विक्रम ने उससे पूछा। तनु ने सीरियस लुक से उसकी तरफ देखा, फिर अखबार देखने लगी, मानो ये जता रही हो कि तुम्हें दिखता नहीं। विक्की, इसे यहाँ लेकर आ, सारा दिन ऐसे ही मुँह बना बैठी रहती है। ना तो हमारी अंतरा ऐसी है ना अंगद ऐसा है, ये पता नहीं किस पर गई है। राहुल बोला। ये तो राहुल पर गई है, तुम भी तो ऐसे थे। मैं जब तुमसे पहली बार मिली थी तुम 8 साल के थे, सभी बच्चे खेलते कूदते थे, पर तुम किताब लेकर बैठे रहते थे, सिया बोली। तो अच्छा ही है ना, बड़े होकर मेरे जैसी जीनियस होगी, है ना तनु बेटा? राहुल उसे गोद में लेकर बोला। वो गोद में बैठी मेन दरवाजे की तरफ देख रही थी। अंतरा के आने का समय हो गया है ना, इससे पहले ही पता लग जाता है, इसलिए उस तरफ देख रही है, सिया बोली। तभी अंतरा अंदर आई। तनु भागकर उसके गले लग गई। अरे मेरा बच्चा, क्या क्या किया आज सारा दिन? पर नाना, पर नानी और नानू को तंग तो नहीं किया? अंतरा ने तनु के गाल पर किस करते हुए पूछा। उसने नामे सिर हिला दिया। ये बेचारी तो कुछ नहीं कहती, बहुत ही शरीफ है, सारा दिन अखबार या बुक्स देखती रहती है, बहुत सियानी बच्ची है, बिल्कुल तंग नहीं करती, सिया बोली। दादी, मैंने कल की छुट्टी की है, हम समर की शादी की खरीदारी कर लेंगे, तनु को दादू और पापा संभाल लेंगे, अंतरा ने कहा। हाँ ज़रूर, तनु तो हमारे साथ बहुत खुश रहती है ना तनु? विक्रम बोला। राहुल ने भी हामी भरी। सलोनी भी चलेगी? सिया ने पूछा। नहीं दादी, वो प्रेग्नेंट है ना, उसकी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए वो नहीं जाएगी। शादी में तो आ जाएगी? सिया ने पूछा। हाँ जी, शादी में आ जाएगी। समर को भी बता देना, कल छुट्टी ले लेगा। दादी, अब मैं घर चलूँ? अंतरा बोली। समर की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कंपनी मैं और विक्रम संभाल लेंगे, तनु को भी कंपनी ले जाएंगे। और तू चल भी दी, आज यहीं रुक जा, राहुल बोला। दादू, हम कल रुक जाएंगे, कहकर अंतरा ने तनु और उसका सामान उठाया और चल दी। सभी उसे बाहर तक छोड़ने आए। अगले दिन सिया, समर, आज्ञा और अंतरा शादी की शॉपिंग करने गए। उनका सारा दिन शॉपिंग में ही लग गया।
अंतरा बीच बीच में फ़ोन करके तनु के बारे में पूछ लेती थी। वो लोग रात के 8 बजे घर पहुँचे। पापा, तनु। उसने देखा कि दादू और पापा लिविंग रूम में बैठे हैं। देखा तो पूछा, वो बेडरूम में है। सिया बेडरूम की तरफ चल दी। अपनी बच्ची की इतनी फिक्र है, उसके पीछे पानी भी नहीं पिया, कैसे भाग रही है। विक्रम बोला, ये जो चिंता तुझे उसके पानी ना पीने से हो रही है और अंतरा को उसे सुबह से ना देखने के कारण हो रही है, इसी को ममता कहते हैं। सिया बोली। अंतरा बेडरूम में गई तो वहाँ का सीन देखकर जम सी गई। तनु आराम से सो रही थी। उसके बगल में अंगद सो रहा था और तनु ने उसकी उंगली पकड़ रखी थी। अंतरा धीरे से उनके पास गई और उनकी फ़ोटो खींच ली। अंगद ने उसी वक्त आंखें खोली। आ गई तुम, हम कब से वेट कर रहे थे। अंगद धीरे से बोला, अभी भी आधी शॉपिंग रह गई है। मैंने तो समर को कह दिया, अब तुम दोनों ही जाकर कर लेना। मेरे बस की बात नहीं है, कहकर वो बेड पर लेट गई। अंगद उसके पैर दबाने लगा। शादी का दिन भी आ गया। बहुत बड़े होटल में शादी थी। देश विदेश के सारे नामी गिरामी लोग आए थे। सिया ने अंतरा और तनु की एक सी ड्रेस बनाई थी। दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंतरा, इसे मुझे दे दो, तुम दोनों साथ रहोगे तो तुम दोनों को नज़र लग जाएगी। कहते हुए अंगद ने तनु को गोद में उठा लिया। सभी उन्हीं को देख रहे थे। तीनों बहुत अच्छे लग रहे थे। अंतरा तनु को अंगद को पकड़ाकर समर के पास चली गई। समर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और समर, हो गए तैयार? क्या बात है, बड़े जच रहे हो। अंतरा उसे छेड़ते हुए बोली। अरे शुक्र है मेरी दीदी ने आज मुझे हैंडसम तो कहा, नहीं तो उसे तो अपने पति से ज़्यादा हैंडसम कोई लगता ही नहीं है। समर उसे चिढ़ाता हुआ बोला। वो तो है ही, पर तू गलत बोल गया। पति के साथ साथ मुझे अपने दादा और पापा भी हैंडसम लगते हैं और मेरा भैया तो करोड़ों में एक है। अंतरा बोली तो दोनों मुस्कुरा दिए। आज्ञा के पापा और उसकी सौतेली माँ अपने बेटा बेटी के साथ आए थे। उसके पापा ने अब उन्हें सब सच बता दिया था। पहले तो उसकी सौतेली माँ बहुत लड़ी, लेकिन जब उसे पता चला कि इतने अमीर घराने में शादी हो रही है तो वो आ गई। शादी शुरू हुई, जयमाला हुई, फेरे हुए, सब कुछ बढ़िया से हो गया। दीपा ने उसकी विदाई अपने घर से ही की। सिया और अंतरा ने ओबराय मेंशन में आज्ञा का स्वागत किया। फिर घर पर नाच गाना हुआ। सिया ने उसे खानदानी कंगन देते हुए कहा, बेटा ये हमारे खानदानी कंगन है, मेरी सास ने मुझे दिए, मैंने समर की मम्मी को दिए, पर बदकिस्मती से वो नहीं रही, सो अभी ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। सिया बोली। अंतरा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें मुस्कुराने को कहा। सिया ने खुद को संभाल लिया। सब यहाँ आओ, एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाते हैं, यादगार रहेगी। राहुल बोला। सब इकट्ठे होकर फ़ोटो खिंचवाने लगे। सलोनी को गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने शादी मेरे बेबी होने के बाद क्यों नहीं रखी। उसका मुंह देखकर अंतरा हंस दी। बाकी सभी भी हंसने लगे। आज्ञा और समर एक दूसरे को देख रहे थे। आज्ञा समर के गले लगते हुए बोली, आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी छोटी और प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए।